तो आपका तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? 6 अंक वाले प्रश्न आपके आगे। हम लोग मान लेंगे, माना जो इकाई का अंक है वो आपका y है और जो आपका दहाई का अंक है वो आपका 10x हो जाएगा। प्रश्नानुसार आपका दिया है, दो अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। मतलब दो अंकों की एक संख्या तो 10x प्लस वाई और उनके अंकों को पलटने पर, यानी मतलब y हमारा इकाई का अंक था तो y को दहाई का अंक बना देंगे और 10x हमारा दहाई का अंक था तो x को हम इकाई बना देंगे, क्योंकि इसके अंकों को पलटने पर पूछा है। तो हमारा y दहाई का अंक बन जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे 10y और x हमारा इकाई का बन जाएगा। तो दो अंकों की एक संख्या हम उनके अंकों को पलटने पर, दो अंकों की एक संख्या 10x प्लस वाई था और उनके अंकों को पलट देंगे, इकाई को दहाई का अंक, दहाई को इकाई का अंक, तो उन दोनों का जो योग है वो बराबर आपका दिया है 66 दिया है। तो आपको हल कर लेंगे, रैखिक समीकरण जो आपका दिया है 10x और 1x क्या हो जाएगा 11x प्लस 10y 1y 11y बराबर आपका 66 आ जाएगा। तो 11x प्लस 11y में 11 कॉमन है ना, 11 को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर 66। तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 66/11। 11 से 66 को कैंसिल करेंगे तो 11 छक 66, तो x प्लस वाई बराबर आपका आ गया 6। इसको आप नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। प्रश्न में बोला है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो पुनः प्रश्नानुसार तो संख्या के अंकों का अंतर 2 दिया, तो एक संख्या हम लोग x माने थे और एक संख्या y माने थे ना, तो उनके अंकों का अंतर 2 दिया है, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 धन समीकरण 2। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं आपके, x प्लस वाई बराबर 6 आपका समीकरण 1 दिया था और x माइनस वाई बराबर 2। इनको जब जोड़ेंगे तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और ये आपका x 2x हो जाएगा और 6 तो आपका 8 हो जाएगा। x बराबर 8/2, 2 से 8 कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 चौक 8, तो x बराबर आपका 4 आ गया। x के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तो चलो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे x प्लस वाई बराबर आपका क्या दिया है 6 दिया है ना, और आपका x का मान क्या आया है, x का मान 4 आया है, x प्लस वाई बराबर 6 और x का मान आपका 4 आया है प्लस y बराबर 6, तो y बराबर निकालेंगे तो 6 माइनस 4, तो y बराबर आ गया 2। x और y दोनों का मान निकल गया। अब आपसे संख्या ज्ञात करने के लिए बोला था ना, तो 10 गुणे x का मान 4 आया है प्लस y का मान 2 आया है, 10 का 4 में गुणा करेंगे 40 प्लस 2 बराबर क्या आ गया 42। ये आपकी दो अंक की संख्या 42 होगी। उसके बाद पूछा है संख्या, ऐसी संख्याएं कितनी हैं, तो ऐसी संख्याएं 2 ही पॉसिबल होंगी, इकाई का अंक माने और x को दहाई का अंक माने। तो या तो हम लोग, तो अगर हम लोग y को इकाई का अंक मानेंगे और x को दहाई का अंक मानेंगे तो दो अंकों की संख्या आपकी 10x प्लस y होगी, जैसे यहाँ दिख रहा है। अगर हम लोग x को इकाई का अंक y को दहाई का अंक माने तो 10y प्लस x हो जाएगी। तो ऐसी 2 ही संख्याएं होंगी ना, तो एक संख्या आपको 42 निकल गई, तो ये एक संख्या और निकाल लेते हैं। तो 10 गुणे y का मान 2 आया है और प्लस आपका x का मान 4 है, तो 10 दूनी 20 प्लस 4, 20 4 24। आपकी दो संख्याएं संभव हैं, एक 42 और एक 24। 42 और 24 हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष, ये हम लोग मान लेंगे। अब प्रश्नानुसार दिया है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष घटा देंगे, नूरी की आयु और सोनू की आयु दोनों की आयु में से 5 वर्ष घटा देंगे। 5 वर्ष पूर्व पूछ कह रहा है। वर्तमान आयु हम लोग नूरी की x वर्ष माने हैं, सोनू की y वर्ष माने हैं। 5 वर्ष पूर्व का है तो 5 वर्ष घटा दिए। अब 5 वर्ष पूर्व है तो जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 गुना कर देंगे सोनू की आयु में से। ये आपका समीकरण बन गया, वो हल कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। तो x 3y इधर आएगा माइनस 3y हो जाएगा, 5 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा माइनस 15। नेक्स्ट पे आ जाते हैं,
तो आपका हो जाएगा यक्स माइनस 3y बराबर 5 माइनस 15 दिया था, 15 में से 5 जगह 10 माइनस 10 हो जाएगा। तो एक्स माइनस 3y 10 को इधर लाएंगे प्लस 10 बराबर 0। पुनः प्रश्नानुसार कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। वर्ष पश्चात अर्थात 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद निकालेंगे तो नूरी की आयु x वर्ष है, 10 वर्ष बाद मतलब 10 उसमें ऐड कर देंगे। सोनू की आयु वर्तमान आयु 10 y वर्ष है, उसमें 10 को जोड़ देंगे तो y प्लस 10 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, ये जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो मतलब इस बराबर 2 गुना। ये आपका समीकरण बन गया। इसको हल कर देंगे तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20 हो जाएगा। यक्स 2y को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस 2y बराबर यहाँ 20, 10 को इधर लाएंगे माइनस 10, यक्स माइनस 2y बराबर 10। ये जो आपका दिया है इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और ये जो है x माइनस 2y बराबर 10, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ लेंगे, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो ये माइनस 10 है और यहाँ पर प्लस 10 है, कट जाएगा। जब जोड़ेंगे माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा, और यह यक्स यक्स 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 5y बराबर 0 हो जाएगा। 2x बराबर 5y, 5 माइनस 5y को इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और x बराबर आपका हो जाएगा 5y/2। अब x बराबर 5y/2 आ गया। तो आपका जो समीकरण 1 और समीकरण 2 चर में था ना, x और y, जैसे कि आपका ऊपर ही दिख रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, 2 चर में दिया है ना x और y, तो इससे x और y का मान नहीं निकल सकता है। अगर x को y के रूप में बदल दें या y को x के रूप में बदल दें तो मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक में हम लोग x का मान y के रूप में रख देंगे, तो एक ही चर के रूप में हो जाएगा। के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका दिया x माइनस 3y बराबर माइनस 10, इसी में आपका x का मान रखना है, x का मान आपका दिया 5y/2, तो ये रख देंगे 5y/2 माइनस 3y बराबर माइनस 10, दोनों एक ही चर के रूप में हो गए ना। अब मान निकल जाएगा y का, तो 2 और 1 का लैसा ले लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 का 1 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का 5y में गुणा करेंगे 5y, माइनस 1 का 2 में भाग देंगे 2, 2 का 3y में गुणा करेंगे 6y आ जाएगा, माइनस 6y बराबर माइनस 10। 5y में से 6y जाएगा, आपका माइनस y बचेगा /2 बराबर माइनस 10, माइनस y बराबर 10 का 2 में जब गुणा कर यहाँ बटे कर देंगे तो ये गुणा कर देंगे, तो माइनस y का 1 में गुणा करेंगे माइनस y, 10 का 2 में गुणा करेंगे 10 दूनी 20, माइनस 20 हो जाएगा ना, और ये माइनस y था, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 20 आ जाएगा आपका, 20 आ गया। तो y हम लोग किसकी आयु माने थे, सोनू की आयु माने थे, सोनू की आयु आपका 20 वर्ष आ गया। अब बचा नूरी की आयु, नूरी की आयु जो थी x वर्ष थी ना, और हम लोग x बराबर क्या निकाले थे, x बराबर 5y/2 निकाले थे ना, आपको दिखा देते हैं चाहे, यहाँ पे था, तो 5 गुणे y का मान रख देंगे, y का मान आपका क्या दिया है, y बराबर 20 दिया है, तो 20/2, 2 से 20 को कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा, 10 का 5 में गुणा करेंगे 50, तो आपका यक्स बराबर 50 वर्ष आ गया। यक्स आपका क्या हम लोग माने थे, नूरी की आयु माने थे ना, आपसे नूरी की आयु और सोनू की आयु पूछ रहा था, नूरी की आयु 50 वर्ष निकल गई, सोनू की आयु 20 वर्ष निकल गई, यही आपका आंसर हो गया। तो आपका हो गया आपके क्वेश्चन पेपर पे। चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न पूछा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको एक बहुमंजिल भवन दिया। बहुमंजिल भवन उसको कहते हैं जिस से अधिक बिल्डिंगों वाला जो घर होता है उसको बहुमंजिल भवन कहते हैं। तो यह हम लोग बहुमंजिल भवन ए यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसकी ऊंचाई h मीटर मान लिए, वहाँ से देखने पर एक 8 मीटर ऊंची भवन, मतलब ए से लेकर ई तक भवन का जो शिखर है बिंदु डी आपको दिख रहा है, वहाँ से एक 8 मीटर ऊंचा भवन ए ई जो आपका 8 मीटर ऊंचा भवन है उस वहाँ से उसके शिखर तक देखने पर जो कोण बन रहा है वो 30 अंश बन रहा है। और उसके जो तल बिंदु ई है, बिंदु ई को बिंदु सी से मिला के एक रेखा खींचते, क्योंकि ये मतलब कि जो बिल्डिंग है उसका छत होगा ना, तो जब यहाँ से हम लोग देखें जो अवनमन कोण बनता है वो ऊपर से नीचे जब लोग देखते हैं, ऊपर की बिल्डिंग से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है आपका, और जब नीचे से ऊपर देखा जाता है तो उन्नयन कोण बनता है। तो यहाँ पे बहुमंजिल भवन के शिखर जो बिंदु डी है वहाँ से देखा जा रहा है 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से उसका कोण 30 अंश बन रहा है, और जो उसका मतलब जो तल है बिंदु ए वहाँ से कोण 45 अंश बन रहा है। तो ये 30 अंश है, तो यहाँ जो डॉटेड लाइन की हैं हम यहाँ, ये भी आपका 30 अंश हो, क्योंकि ये समझ लो ये दो रेखाएं हैं, जो डॉटेड लाइन दिख रहा है और जो ईसी रेखा दिख रही है, समझ लो दो रेखाएं, उसको एक रेखा डी काट रही है, तो जो एकांतर अंत कोण बराबर होते हैं ना, इसलिए जब इसको देखा गया तो बिंदु डी से इसके शिखर से जो अवनमन कोण 30 अंश बन रहा था, तो ये भी आपका 30 अंश हो जाएगा। ये डॉटेड लाइन जो गई है और जो डी रेखा इसके बीच का भी कोण 30 अंश हो जाएगा एकांतर अंत कोण के फार्मूला से। तो जो तल है बिंदु ए उससे 45 अंश का कोण बना रहा था ना, तो ये भी आपका 45 अंश हो जाएगा। जो डॉटेड लाइन और जो आपका डी ए रेखा है उनके बीच का जो कोण 45 अंश वो भी हो जाएगा एकांतर अंत कोण से। तो ऐसे आप लोगों को फिगर बना लेना है, मैं फिगर बना दी हूँ, आपको समझा रही हूँ, आई होप आप लोगों को समझ ऐसे आपको लिख देना है, जो फिगर में आप किए हो सब लिख देना। माना जो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है, एच मान लिए, एच मीटर है,
और भवनों के बीच की दूरी त्रिभुज ए बी डी दिख रहा है। इसी त्रिभुज में पहले हम लोग ले लेंगे, हल करेंगे जब त्रिभुज ए बी डी में हम लोग tan थीटा निकाल लेंगे। साइंस का जो कोण दिख रहा है ना, ये tan थीटा आपका लंब बटे आधार होता है ना, में हम लोग tan थीटा ले लेंगे। tan थीटा मतलब लंब बटे आधार, तो वही तो tan थीटा, थीटा क्या दिया है त्रिभुज ए बी डी में 45 अंश दिया है, और लंब मतलब वही ऊंचाई त्रिभुज ए बी डी में जो लंब आपका दिया है ऊंचाई h मीटर और आधार जो आपका x मीटर माने हैं, तो h बटे x और tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 बराबर h बाई एक्स। तो आपका जो अगर तिर्यक गुणा करेंगे 1 बराबर आपका क्या आया है, 1 बराबर आपका h बटे एक्स आया है, इसी बटे के लिए तो तिर्यक गुणा करेंगे तो h बराबर x आपका यही मतलब कि जो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई h मीटर हम लोग माने हैं वो दूरी और जो दो भवनों के बीच की दूरी x मीटर मानी है वो दोनों बराबर है। भले फिगर में आपको फिगर में ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों भवनों के बीच की दूरी कम लग रही है और ये बहुमंजिला भवन की ऊंचाई अधिक लग रही है, ये फिगर ऐसे बना है, लेकिन रियल में बहुमंजिला भवन की ऊंचाई जो h मीटर मानी है और ये दोनों भवनों के बीच की दूरी ए बी जो x मीटर मानी है वो समान है, तो हम लोग को वही निकालना है। तो एक निकाल लेंगे तो दूसरा बराबर है, पता चल जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। पुनः हम लोग त्रिभुज सी डी ई में ले लेंगे। तो यार हमको tan 30 डिग्री लेना है ना, यहाँ tan 45 अंश लेना था इसलिए त्रिभुज बी डी में लिए थे, अब tan 30 अंश लिखना है इसलिए त्रिभुज सी डी ई में लेंगे। तो त्रिभुज सी डी ई में तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो वहाँ पे आपका tan थीटा का मान क्या दिया 30 दिया है, और लंब बटा आधार, तो आपका इसमें लंब आपका क्या है पूरा यश था 1 मंजिला 8 था, h माइनस 8 आपका जो लंब है h माइनस 8 है और आधार आपका यक्स है, लंब जो है h माइनस 8 और आधार यक्स है, और tan 30 अंश का मान 1 बट्टा कड़ी में 3 होता है बराबर h माइनस 8 बट्टे यक्स, तो हो जाएगा h माइनस 8 ब्रैकेट में और गुणा रूट 3 से कर देंगे बराबर यक्स, ये मतलब तेरी गुणा कर दिए अप्लाई करेंगे तो h कड़ी में 3, h कड़ी में 3 से h कड़ी 3 हो जाएगा माइनस 8 कड़ी में 3 बराबर यक्स। समीकरण 1 से x बराबर जो आपका h दिया है वहीं यहाँ पे ऐसे कर देंगे, h कड़ी में 3 माइनस 8 कड़ी में 3 बराबर h लिख देंगे। तो फिर h कड़ी में 3 और h किधर लेंगे तो ये माइनस h हो जाएगा और माइनस 8 कड़ी में 3 इधर जाएगा प्लस 8 कड़ी में 3 हो जाएगा, और h को कॉमन ले लेंगे, कड़ी में 3 माइनस 1 आ जाएगा बराबर 8 कड़ी में 3 हो जाएगा। आपको h का मान चाहिए तो h बराबर हो जाएगा 8 कड़ी में 3 बट्टे कड़ी में 3 माइनस 1 दिया है, तो हर में जो वैल्यू आती है वो कड़ी में अगर है तो उसका हम लोग परिमीकरण कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, कड़ी को हटा देते हैं, हर में कड़ी नहीं होनी चाहिए तो इसका रेशनलाइज कर देंगे मतलब कि परिमीकरण कर देंगे। तो कड़ी में 3 माइनस 1 दिया है तो कड़ी इसी के प्लस से कड़ी में 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अगर जो सेम संख्या से गुणा भाग कर देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना। 8 कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 प्लस 1 से करेंगे तो कड़ी में 3 का कड़ी में 3 गुणा कड़ी हर जगह 3 बचेगा, 8 3 24 हो जाएगा प्लस और 8 कड़ी में 3 हो जाएगा, 1 में गुणा करेंगे और a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 24 प्लस 8 कड़ी में 3 बटे 3 में से 1 जाएगा 2, 2 को 24 प्लस 2 चौक 8 कड़ी में 3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो h बराबर आपका आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 12 प्लस 4 कड़ी में 3। ये आपकी बहुमंजिला भवन की ऊंचाई जो h मीटर हम लोग माने थे वो आपका इतना आ गया। चाहे तो आप कड़ी में 3 का मान रखकर भी आप 4 का उसमें गुणा करके फिर बारे में जोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना भी लिखोगे तो आपका सही है। तो आपका जो h आपकी बहुमंजिला भवन की ऊंचाई इतना मीटर आ गई। अब आपका दोनों भवनों के बीच की दूरी पूछा था जो कि x था और x बराबर h हम लोग निकाले थे समीकरण 1 में, तो x बराबर भी आपका क्या आ जाएगा 12 प्लस 4 कड़ी में 3, तो ये आपका आंसर। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करना है और कड़ी में 3 का मान आपको दे दिया 0.732। तो आपका प्रश्न दिया था कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो हम लोग भूमि पे एक बिंदु P ले लिए हैं, ये इससे आपका ये 10 मीटर ऊंचा भवन जो B से C तक की दूरी दिख रही है ये 10 मीटर ऊंचा भवन है, इससे मतलब जो उन्नयन कोण है बना वो 30 अंश है। उन्नयन कोण जब कोई व्यक्ति खड़ा नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो वहाँ पे कोण उन्नयन बनता है, और जब ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखता है तो वहाँ पे अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, ये C से B तक का जो दूरी है भवन है, फिर भवन के शिखर मतलब भवन का शिखर बिंदु B है, इस पर एक ध्वज को लहराया गया। तो मान लिया B से A तक ध्वज की लंबाई है, तो ये ध्वज को लहराया गया है और P से जो ध्वज ये ध्वज का शीर्ष बिंदु है, इससे जो मतलब उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 45 अंश बन रहा है। पूछ रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई, जो ध्वज दंड B से A है ये B A का पूछ रहा है, B A की लंबाई जो आपका C से B जो बिल्डिंग 10 मीटर दी थी, फिर B से एक ध्वज इसके जो भवन का शिखर था बिंदु B उससे एक ध्वज को लहराया गया, तो B A ध्वज दंड की लंबाई मान ली, तो टोटल जो लंबाई हो गई वो आपका C B धन B A मिलाकर C A हो गई, तो टोटल जो पूरा लंबाई आपका h मीटर मान लीजिए। तो ध्वज दंड की लंबाई B से एक ये ध्वज दंड की लंबाई इसको निकालने के लिए तो h में से 10 को घटा देंगे तो h माइनस 10 या आपकी ध्वज दंड की लंबाई होगी, तो B A यही निकालना है जिसको हम लोग h माइनस 10 मीटर माने हैं।
पी से भवन की दूरी, तो पी से भवन की दूरी, पी से सी तक की दूरी पूछ रहा है, तो पी सी की दूरी एक्स माने हैं हम लोग ना, तो ये पूछ रहा है। क्या दिन समझ में आ गया होगा। बस आपका ये बिल्डिंग देता 10 मीटर ऊंचा, यहाँ से बिंदु बी से देखने पर इस बिल्डिंग का जो उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा था, फिर बिंदु बी जो मतलब बिल्डिंग का शिखर था उस पर एक ध्वज लहराया गया जिसकी दूरी बी ए थी, उससे जो बिंदु बी से कोण बन रहा है वो आपका 45 अंश का बन रहा है। तो ये जो पूरा सी बी बिल्डिंग का बी ए जो ध्वज दंड की लंबाई मिलाकर पूरा लंबाई हम लोग एच मीटर मान लिए, बिल्डिंग की लंबाई 10 मीटर दी थी तो एच में से 10 को बढ़ा देंगे तो ध्वज दंड की लंबाई बी ए आ गई, और ये आपका बिंदु पी से आपकी बिल्डिंग की दूरी एक्स है, तो ये आपका निकालना है। तो अब आ जाते हैं आपके सॉल्यूशन पे। त्रिभुज ए सी पी मिलेंगे तो आपका tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा क्या 45 है, tan थीटा लंब बटा आधार होता है, तो tan 45 बराबर ये पूरा आपका दूरी कितना है ए सी, तो ए सी बटे पी सी, tan थीटा लंब बटा आधार, तो लंब आपका ए सी है, आधार आपका पी सी है, और जो आपका ए सी है ए सी वो आपका एच माने हैं, पी सी एक्स माने हैं, तो ये आपका एच बाई एक्स हो जाएगा। और tan थीटा, तो आपका थीटा क्या दिया है, थीटा 45 अंश है ना, tan 45 अंश का मान आपका 1 होता है। आपको मान याद होनी चाहिए, साइन कॉस tan cos कोसेक में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सबका मान याद होना चाहिए, तभी आप त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो tan 45 का मान 1 बराबर एच बटे एक्स, तो ये गुणा कर लेंगे तो एच बराबर एक्स, तो ये आपका एक्स मतलब कि जो बराबर एक्स दिया आपका। तो आपसे बिंदु पी से भवन की दूरी जिसको हम लोग क्या माने एक्स माने ना, यही आपसे पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, त्रिभुज बी सी पी में जाएंगे। त्रिभुज बी सी पी में आपका दिया है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो थीटा यहाँ 30 डिग्री है, tan थीटा लंब आपका जो बी सी है वो 10 दिया है, आधार आपका एक्स 10 बटा एक्स, tan 30 बराबर 10 बटा एक्स, tan 30 बराबर लंब बटा आधार लंब आपका 10 दिया, आधार आपका एक्स दिया, और tan 30 का मान 1 बटा कड़ी में 3 होता है बराबर 10 बटे एक्स, तो एक तो ये गुणा कर लेंगे, एक्स बराबर 10 कड़ी में 3 आ जाएगा आपका, इतना मीटर आ गया। चाहे कड़ी में 3 का मान रख के भी हल कर सकते हैं, इतना आप कर दोगे तो भी आपका सही है। तो बिंदु पी से भवन की दूरी एक्स मीटर जिसको माने थे वो आ गया। अब आपका ध्वज दंड की लंबाई पूछा है, तो ध्वज दंड की जो लंबाई है एच माइनस 10, और हम लोग निकाले हैं एक्स बराबर एच, यहाँ पे आप निकाले हैं एच बराबर एक्स, समीकरण 1 माने, इसी समीकरण 1 से आपका एक्स बराबर 10 कड़ी में 3 जो दिया था वही एच भी उसके बराबर है, 10 कड़ी में 3 माइनस 10 हो जाएगा, 10 को कॉमन ले लेंगे, कड़ी में 3 माइनस 1, 10 कड़ी में 3 माइनस 1, ए बी की लेंथ होगी, ए बी की लंबाई बराबर जो आपकी ध्वजदंड की लंबाई थी, ध्वजदंड की लंबाई बराबर क्या आ गई आपकी 10 कड़ी में 3 माइनस 1, इतना मीटर आपकी आ गई। तो ध्वजदंड की लंबाई भी आपकी निकल गई, ए बी की दूरी, और आपका पी से भवन की दूरी एक्स भी निकल गया, 10 कड़ी में 3 मीटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप लोग कड़ी में 3 का मान भी रख सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में कड़ी में 3 का मान दिया है, तो इससे पता चलता है कि आपको कड़ी में 3 का मान रखना है, तो आप कड़ी में 3 का मान रख के उसमें से एक को घटा देंगे, अब गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा आंसर आ जाएगा। ये 5वां क्वेश्चन आ गया। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रश्न देख के डर नहीं जाना है कि अरे बाप पूरा 7-8 लाइन का प्रश्न पूछा है, इतना सारा बात का कुछ नहीं, उसको ध्यान से पढ़िए, एक लाइन पढ़िए, फिर उसको समझिए क्या दिया है, फिर दूसरा समझिए, तीसरा समझिए, ये ऐसे जो ज़्यादा लंबा पूरा कहानी में दिया रहता है 7-8-10 लाइन में, उसका आंसर और आसान होता है। इस वजह से आपको डरना नहीं है, आपको प्रश्न को पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर उसको हल करना है, डरने से कुछ नहीं होगा। आपको दिया है कि एक बर्तन उल्टे शंकु का आकार का है, क्या चित्र दिख रहा है वो आपको शंकु दिख रहा है ना, तो एक बर्तन है जो शंकु के आकार की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसका ऊपरी जो खुला हुआ है उसकी उस सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, मतलब शंकु की ऊंचाई आपका जिसको हम लोग एच मान लिए 8 सेंटीमीटर दिया है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है, और यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। तो जो डॉटेड लाइन रेड कलर से ऐसे किया है वो पानी भरा है, पूरा ऊपर तक पानी से भरा है। जब ये पानी भरा हुआ था तो इसमें कुछ शीशे की गोलियां डाली जाती हैं जिनका रेडियस दिया है 0.5 सेंटीमीटर दिया है, 0.5 सेंटीमीटर रेडियस की कुछ गोलियां इस उल्टे शंकु के आकार के बर्तन में डाली जाती हैं, जिससे 1/4 भाग पानी जो होती है वो बाहर निकल जाती है। अब जो पानी भरा उसके अंदर अब गोली डालेंगे तो जो गोली कुछ जगह घेरेगी ना तो उसकी वजह से पानी निकलेगा, तो 1/4 भाग पानी बाहर निकल गया, मतलब जितना पानी भरा हुआ था उसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल गया है। इसका मतलब यही हुआ कि जितना पानी का आयतन बाहर निकला है उतने ही आयतन का आपकी गोलियां उसके अंदर भरी होंगी। शंकु का आयतन जितना होगा उतने ही आयतन के बराबर उस शंकु के अंदर पानी की मात्रा भी होगी। किसी भी बर्तन के अंतर्गत कोई भी शेप का बर्तन हो, बेलनाकार, गोलाकार, किसी भी आकार का आपका बर्तन है, उसमें अगर पानी की मात्रा, तरल पदार्थ की मात्रा, पानी, दूध, तरल पदार्थ की मात्रा अगर पूछे किसी भी बर्तन के अंदर कोई, तो 1/4 भाग पानी बाहर निकले, तो टोटल पानी का आयतन जो शंकु का आयतन होगा वही टोटल पानी का आयतन होगा। तो टोटल पानी के आयतन तो 1/4 शंकु का आयतन कर देंगे तो बाहर निकले हुए पानी का आयतन आपको पता चलेगा, और ये बराबर आपकी हो जाएगी प्रत्येक गोली का आयतन, और जितनी निकालेंगे और जितना गोलियों की संख्या रहेगी उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आयतन की गोलियां आपके अंदर भरी गई होंगी। तो आपका जो आपको समझकर समीकरण को बनाना है, तो आपका हल कर देते हैं। 1/4 गुणे शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है 1/3 पाई r² h है,
बराबर एन गुणे गोली का आयतन। तो गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आप सोच रहे हो कि आर आर क्यू, इसमें आर कैपिटल लेटर लिखे, इसमें स्मॉल लेटर, क्योंकि इनको का जो त्रिज्या है वो अलग है, गोली का त्रिज्या अलग है, इसलिए एक को कैपिटल आर एक को स्मॉल आर से डिनोट किए हैं। और यहाँ फिगर में हमने यहाँ जो फिगर में आपका शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर मानी थी, यहाँ कैपिटल आर मान लिए, ताकि दोनों की त्रिज्या में अंतर है ना। शंकु की त्रिज्या अलग, गोली का त्रिज्या अलग। शंकु की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लिए और जो शीशे की गोली की त्रिज्या थी उसको स्मॉल आर मान लिए। तो पाई से पाई कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 गुणे 1/3। और जो शंकु की त्रिज्या थी वो आपका कितना था, 5 सेंटीमीटर था ना, तो 5 × 5 गुणे ऊंचाई 8 सेंटीमीटर थी, बराबर गोलियों की संख्या यही आपको निकालना है। आपको प्रश्न में यही पूछा ना, गोलियों की संख्या, तो n गुणे 4/3 गुणे आपका जो 0.5 दिया है गोली, प्रत्येक गोली की त्रिज्या, उसका होल क्यूब। अगले पेज पे आपका लिख देते हैं, लिख लिए, बराबर n गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट गया था, तो आपका गोली का त्रिज्या दिया था 0.5 सेंटीमीटर दिया था ना, इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं ना। 10 से गुणा कर देंगे तो 10 इधर आ जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये बटे 10 तो 5/10, ये 10 5/10 के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, बराबर 5/10 आया। तो वही 0.5 हम लोग बदल दिए हैं। 5 का 5 में जब हम लोग गुना करेंगे तो 5 25 25 25/200, और ये आपका 200/3 हो जाएगा, बराबर n गुणे ये आपका 5/10 जो दिया, 5 से 10 को कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, 1/2 1/2 आपका सब में आता जाएगा, 2 से कट जाएगा 10, तो ये आपका हो जाएगा 4/3 गुणे, तो 1 का गुणा 1 हो जाएगा, बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपका 8 हो जाएगा। 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे 200 का 1 में गुणा करेंगे 200, 4 का 3 में 4 3 12, बराबर n गुणे 1/6 हो जाएगा ना। अब n बराबर निकालना है तो हम लोग ऐसे लिख दें, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लिख देंगे 200/12, और ये 6 भाग के रूप में था, इधर आएगा गुणे के रूप में हो जाएगा, गुणे 6 बराबर n हो जाएगा। 6 से 12 को कैंसिल कर देंगे, 2 हो जाएगा, 2 से 200 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा, 100। जो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या क्या करना था, तो n बराबर 100 गोलियां, मतलब कि जो हमारा शंक्वाकार बर्तन था उसमें जब शीशे की जो गोलियां डाली गई हैं वो 100 शीशे की गोलियां डाली गई हैं। पेपर में आपका ये 5वां समाप्त हो गया। अब जो इसका अथवा वाला दिया है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोल आकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा नाप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई का मान दिया है 3.4, ये आपका 6 अंक का ये भी है। गोल आकार के कांच का बर्तन दिया था जिसका गर्दन एक बेलनाकार था, जैसे गोल आकार कांच का बर्तन है, इसका गर्दन बेलनाकार है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। जो बेलनाकार गर्दन है उसकी लंबाई, जो बेलन की लंबाई है h माने हम लोग, वो 8 सेंटीमीटर दिया, और इसका व्यास आपका दिया है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा बेलन का। और जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर, लेकिन जो गोलाकार भाग का व्यास, इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, गोलाकार भाग का इसका जो रेडियस माने थे आर माने थे ना, तो गोल भाग की जो त्रिज्या माने हम लोग आर, वो क्या हो जाएगी 8.5/2, 2 चौक 8, 2 3 4, कितना सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपका गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर दिया था, तो गोलाकार भाग की त्रिज्या इसका आधा करेंगे 4.5 सेंटीमीटर, उसके इस गोलाकार भाग का रेडियस हम लोग कैपिटल आर माने हैं, और जो बेलनाकार आपका था उसका रेडियस स्मॉल आर माने, तो उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर आया है। वो जो बर्तन है जिसका गोलाकार बर्तन है जिसका गर्दन बेलनाकार है, उस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर मान आया। क्या ये उत्तर सही है या गलत, यही हम लोग को जांच करके बताना है। तो बर्तन का आयतन निकालेंगे हम लोग, तो क्या होगा, गोलाकार बर्तन का आयतन धन बेलनाकार गर्दन का आयतन, दोनों का आयतन को जोड़ देंगे तो हमको बर्तन का आयतन मिल जाएगा। गोल आकार बर्तन का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो गोले का जो हम लोग रेडियस माने हैं वो कैपिटल आर माने हैं ना, तो कैपिटल आर क्यूब धन, और बेलनाकार गर्दन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसका रेडियस हम लोग स्मॉल आर माने हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो 4/3, और यहाँ आपके क्वेश्चन में पाई का मान दिया 3.14 गुणे इसका जो आपका गोल आकार बर्तन था उसका रेडियस जो दिया था, उसका व्यास दिया था 8.5 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस हम निकाले हैं तो 4.25 आया है, उसका क्यूब कर देंगे, धन पाई का मान 3.14 गुणे जो आपका बेलन का रेडियस था वो 1 सेंटीमीटर था ना, तो 1 का स्क्वायर 1 गुणे, और उसकी ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर दी है, मतलब जो बेलनाकार गर्दन है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दी है। इसको जब हल करेंगे 4.25 का होल क्यूब, मतलब 4.5 का आपस में 3 बार गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसका 3.4 में गुणा करेंगे, फिर 4 में, फिर 3 से भाग करेंगे, इसे गुणा भाग करके फिर इसका 8 में गुणा कर देंगे 3.4 का, फिर जो आएगा सबको जोड़ देंगे, फिर जो आपका उत्तर आएगा 346.512 सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर। तो आपका बर्तन का आयतन 346.512 आ रहा है। और जो लोग आपका क्वेश्चन पेपर में जो दिया है कि जो बच्चे ने आयतन ज्ञात किया था उसका 345 घन सेंटीमीटर, ये वर्ग लिखा गलत है, घन सेंटीमीटर, एक्चुअल में इसका आयतन 346.512 सेंटीमीटर है। तो जो बच्चे ने आयतन निकाला था वो जांच करना था सही है या गलत, तो उसका उत्तर गलत है, बच्चे का उत्तर गलत है, बच्चे का उत्तर गलत है। और नेक्स्ट पेज पे लिख देंगे सही उत्तर
346.512 सेंटीमीटर क्यूब है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपका आखिरी क्वेश्चन 6 नंबर का था, ये भी आपका हल हो चुका। तो बस यही आपका मॉडल पेपर था। मैंने आपका इस कक्षा 10 गणित इस मॉडल पेपर का सभी प्रश्न, चाहे वो 1 नंबर का बहुविकल्पी हो या आपका 2 नंबर का, 4 नंबर, 6 नंबर या अथवा वाले प्रश्न, सभी प्रश्नों को हम हल करा दिए हैं आप सबको। तो आप लोगों का काम है कि आप लोगों को समझना है, पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों को पेपर देना है। 1 मार्च को आपका मैथ का पेपर है, तो आप लोग पढ़ोगे तो आप ही लोगों को हेल्प मिलेगा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।